देखिए कि अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, यह सवाल अभी मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। इसके बाद ये सवाल का आंसर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे देखिए, घबराइएगा मत, बस सब्र रखिए थोड़ा सा, आपको कंप्लीट आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो देखिए, एक फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वो निर्गत के स्तरों को क्या करता है, दर्शाता है, जिनका संबंध फर्म विभिन्न बाजारों की कीमतों पर उत्पादन के लिए क्या करती है, चयन करती है। अल्पकाल में देखिए जो फर्म की स्थिर लागतें रहती है वो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। अतः वह निर्गत तथा पूर्ति के स्तर को निर्धारित करने के लिए अल्पकालीन जो लागत होते हैं उनको ध्यान में रखती है। देखिए फर्म क्या हो गया, उस मात्रा में वस्तु का उत्पादन और पूर्ति करेगी जहां पर बाजार की कीमत सीमांत लागत के क्या होती है, बराबर होती है। यदि अगर बाजार कीमत का औसत परिवर्तन लागत से क्या हो गया, अधिक या बराबर हो जाएगा, तो इन कीमतों को अपनी अल्पकालीन सीमांत लागत से तुलना करती है और उसी के अनुरूप क्या किया जाता है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार अल्पकाल में फर्म उसी स्तर पर उत्पादन एवं पूर्ति करती है जहां पर बाजार की कीमत क्या अल्पकालीन सीमांत लागत के बराबर हो या फिर न्यूनतम परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक या फिर समान होती है। तो ये पहले नंबर का हमारे पास देखिए आंसर हो गया। और ये सवाल आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैं आपको मार्क्स बताते चल रहा हूं, कौन सा सवाल कितने मार्क्स आएगा, तो आप लोग ये भी नोट डाउन करते चलिएगा। और यही सवाल का आंसर देखिए, व्हाट इज द सिंपल कर्व ऑफ ए फर्म इन द शॉर्ट रन। तो ये इसका आंसर आपको इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी या फिर जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इसे इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास, देखिए यहां पर आप लोग देख के लिख लीजिएगा ये पूरा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ओके। देखिए अगला सवाल ये वीवीआई कर लीजिए और ये 5 नंबर के डिफरेंस में पूछा जाएगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, 5 नंबर का ये सवाल पेपर में छपता है कि राजस्व व्यय तथा पूंजी व्यय में भेद करे या फिर अंतर स्पष्ट करे। 2 प्रकार से देखिए पूछा जा सकता है। तो राजस्व व्यय सरकार का देखिए वह व्यय है जिसमें ना तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है ना ही उसकी देनदारियों में क्या होती है, कोई भी कमी यहां पर आती है। सामान्यतः इस प्रकार के जो व्यय होते हैं वो सरकारी विभागों के संचालन करने में, सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए होते हैं। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना है, पेंशन देना है या फिर सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान होता है, राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं अनुदान जो होता है वो आदि राजस्व व्यय के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ये इसके कुछ तरीके हो गए, क्या डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखिए जो पूंजी व्यय होता है, पूंजी व्यय वह व्यय है जिसमें परिसंपत्तियों अथवा साधनों का क्या होता है, सृजन होता है अथवा सरकार की जो देनदारियों में क्या होती है, कमी यहां पर आती है। भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीनरी हो गई, उपकरण आदि जैसे पूंजीगत संपत्तियों की प्राप्ति पर व्यय, अंश पत्रों में निवेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण इत्यादि पूंजी व्यय के क्या उदाहरण होते हैं। यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है कि जो राजस्व व्यय होता है तथा पूंजी व्यय दोनों ही योजना व्यय तथा गैर योजना व्यय हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। फिर अगला सवाल पर बच्चों जो 2 नंबर का हमारे पास सवाल है उसका इंग्लिश में आप लोग वर्जन क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया आप सभी बच्चों के लिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाइए, चलिए अच्छे से। फिर अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसी का पार्ट है, अगर आप लोग चाहे तो इसे कॉलम वाइज क्या कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, आप लोग इस हिसाब से लिखिएगा जैसा ज्यादा बेटर। देखिए भले 3 नंबर का सवाल है मैं मानता हूं, लेकिन जितना ज्यादा अच्छे से लिखिएगा वो आपको नंबर देने वाला है। क्योंकि देखिए अगर जैक बोर्ड में देखिए ऐसे बेसिकली पूरा डीप लेवल पे कॉपी चेक नहीं होता है एज कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड। तो आप लोग को देखिए यहाँ पर आप लोग बच सकते हैं। जैसा आप देखिए मालूम है 1.5 घंटे का पेपर है, 40 सवाल का आपको टोटल 40 मार्क्स का लिखना है। तो यहाँ पर समय कम दिया जाता है और थोड़ा मेहनत ज्यादा करवाया जा रहा है। तो जिस प्रकार भी होगा देखिए हमें क्या करना है, आपको एग्जाम में अच्छा लिखना है। तो इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस सवाल के आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए जब सरकार का कुल व्यय इसकी कुल राजस्व प्राप्तियों तथा उधार रहित पूंजी प्राप्तियों से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राजकोषीय घाटे में उधार को शामिल नहीं किया जा सकता, जो पूंजी प्राप्तियों का क्या होता है, कह सकते घटक होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं देखिए राजकोषीय जो घाटा होता है, कुल व्यय उधार रहित कुल प्राप्तियों वास्तव में राजस्व जो कैसे राजकोषीय घाटा होता है सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को क्या करता है, ये व्यक्त करता बताता है। सरकार के लिए राजकोषीय घाटा को पूरा करने का
एकमात्र जो विकल्प होता है वो ऋण या फिर क्या होता है, उधार लेना होता है। उसके द्वारा इस घाटे को कह सकते हैं मिनिमाइज किया जा सकता है, परंतु इससे सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए कई समस्याएं उत्पन्न होती है। राजकोषीय घाटा अधिक होने पर सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। भविष्य में अगर ब्याज अदाई और ऋणों की वापसी की समस्या कठिन हो जाए और सरकार की देनदारी बढ़ती जाती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, देखिए राजकोषीय घाटा और बढ़ जाता है और यहाँ पर एक दुष्चक्र का ये रूप धारण कर लेता है। तो ये हमारा इसका आंसर हिंदी में हो गया। और इसी सवाल का जवाब देखिए, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, यहाँ पर ये आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसे इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा और थोड़ा सा नीचे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करिएगा और लिख के अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास केंद्रीय बैंक। देखिए बैंकों के सवाल देखिए एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये सब देखिए VVI सवाल है 5-5 नंबर का। ये केंद्रीय बैंक वाला 3 नंबर का सवाल है, क्योंकि केंद्रीय बैंक को देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन सवाल अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 5 नंबर के हिसाब से आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। कम से कम देखिए 120 से 130 वर्ड के बीच में आपको 5 नंबर का लिखना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक के 2 उदाहरण दो कार्यों को विवरण करना है। इस सवाल में आपको 5 नंबर था, एग्जाम अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप लोग इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो देखिए केंद्रीय बैंक के मुख्य 2 कार्य निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। जैसे पहला कि पत्र मुद्रा जारी करना, सभी देशों में नोट निर्गमन अर्थात मुद्रा जारी करने का जो अधिकार होता है वो केवल सेंट्रल बैंक को होता है। केंद्रीय बैंक के उदय एवं विकास के साथ ही उन्हें यह विशेष अधिकार प्राप्त रहा है। यहां तक कि 20वीं सदी के प्रारंभ तक इन्हें निर्गमन करने वाले बैंक के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय बैंक की स्थापना के पूर्व जो सभी बैंक को पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार यहां पर था, लेकिन वे कई बार आवश्यकता से अधिक नोट छाप देते, जिससे क्या होती मुद्रास्फीति हो जाती थी, उत्पन्न हो जाती। इसलिए केंद्रीय बैंक को क्या किया गया, नोट निर्गमन का अधिकार दिया जाता है, जिससे पत्र मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। साथ ही इसमें नोट के निर्गमन पे क्या रहती है, एक रूपता भी आ जाती है। फिर अगला हम लोग जानते हैं बैंकों का बैंक क्या कहलाता है, केंद्रीय बैंक जिसे हम लोग रिजर्व बैंक इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह देश के सभी बैंकों बैंकिंग संबंधित सुविधाएं प्रदान करता है। सदस्य बैंकों के नगद कोष का एक भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा रहता है। केंद्रीय बैंकों के नगद कोष का केंद्रीकरण होने से इस धन का देखिए उपयोग जो होता है संकट काल की स्थिति में क्या किया जाता है, इसे देख की साख प्रणाली अधिक लोचदार हो जाती है तथा बैंकों में नगद जो कोष होता है उसका अधिकतम उपयोग होते हैं। जब व्यावसायिक बैंकों को अन्य किसी स्रोत से ऋण नहीं प्राप्त होता तब केंद्रीय बैंक क्या करती है, अंतिम समय उन्हें ऋण प्रदान करता है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक या फिर कह सकते हैं अंतिम ऋणदाता के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय बैंक सदस्यों बैंक को आवश्यक परामर्श एवं निर्देश देता है तथा इसके क्या कहते हैं पारस्परिक लेन देन का भी क्या करता है, ये निपटारा करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का आंसर हो गया। और यही सवाल देखिए आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, आप इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जान सकते हैं, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे लिखते रहिए। अगला सवाल है हमारे पास, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्याओं की उत्पत्ति का देखिए जो मूल कारण है वो मानव जीवन की देखिए कुछ आधारभूत एवं मौलिक आवश्यकताएं जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम हमारी आवश्यकताएं अनंत एवं क्या असीमित है। मानवीय कह सकते आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। आदि मानव की आवश्यकताएं देखिए बहुत कम थी, परंतु आर्थिक विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं में निरंतर क्या वृद्धि होती रही। आज हमारी अनेक क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन भी जो हमारे पास है वो सीमित ही है। साधनों से हमारा तात्पर्य जो है वो मानवीय श्रम हो गया, प्राकृतिक एवं पूंजीगत साधन तथा इनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं या फिर धन से यहाँ पर माना गया है। मांग की तुलना में इन साधनों की जो पूर्ति है वो सीमित है तथा इनका वैकल्पिक अथवा कई प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए हमारे देश में जो उपलब्ध लोहा और इस्पात है इससे कई प्रकार मकान, पुल, मशीन तथा उपकरण आदि का निर्माण कर सकते हैं अथवा अर्थशास्त्र। इस सीमित संसाधन द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर नहीं की सकती। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। और यही सवाल देखिए और थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा 5 नंबर का आएगा उस हिसाब से लिखें। देखिए इसके साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या होती है, भिन्नता होती है। हम अपने सीमित साधनों में सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, अतः हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि इन सीमित साधनों का
विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग या फिर हमें आवंटन करना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है तथा इन साधनों का प्रयोग करने से पहले अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार देखिए अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या चुनाव या चयन की समस्या है, जो साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। तो ये इसका आप लोग आंसर लिखिएगा कॉपी में अपने, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के नोट डाउन करिएगा। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों लिखी हुई है कि व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करिए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये इसका आंसर इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ मिल गया आपको। अगला सवाल है बजट सेट अथवा जो बजट रेखा को प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ में उल्लेख करना है। अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि बजट सेट तथा बजट रेखा पर प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है यहाँ पर हमें। तो बजट सेट अथवा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बजट रेखा है, दो वस्तुओं को जब हम लोग संयुक्त मात्राएं या फिर बंडल जिसे कह सकते हैं, जिन्हें उपभोक्ता अपनी कुल मौद्रिक आय से खरीद सकता है। बजट सेट जो होता है दो तत्वों पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा बंडल में जो सम्मिलित दोनों वस्तुओं के मूल्य पर यह निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय अथवा मूल्यों में परिवर्तन होने पर बजट सेट या फिर जो बजट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। और ये इसका इंग्लिश में अनुवाद मिल जाएगा, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिव बजट सेट और बजट लाइन। और ये यहाँ पर इंग्लिश के लिए लिखा हुआ है और ये सवाल मात्र आपको सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। वो भी बता दे रहा हूँ किस सवाल कितना दम है, वो भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि सारे सवाल मैंने यहाँ पर एक ही बार में इंपॉर्टेंट जो होगा वो करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको देखिए वीडियो दिल से पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करूंगा। और जितना हो सके देखिए दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का शायद रीच मेरे चैनल का आप सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा होगा। इसी कारण देखिए इंग्लिश सिलेक्टिव इंग्लिश कोर के वीडियो भी आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा अगर आप लोग कष्ट करके शेयर कर दीजिएगा तो आशा करूंगा कि मेरा आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, तभी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं वक्त बिना बर्बाद किए हुए। देखिए मांग की मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में जो परिवर्तन होती है, इनके बीच हमें देखिए स्पष्ट अंतर बताना है कि ये दोनों बातें अंतर कैसे है। तो जब किसी वस्तु को अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मांग में परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन जब मांग को प्रभावित करने वाले कारक में होने वाले परिवर्तन कारण वस्तु की मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, मांग में परिवर्तन संज्ञा दिया जाता है। तो दोनों वर्ड देखिए अलग है, एसिड में पानी डालिए, पानी में एसिड डालिए, दोनों बात अलग होता है। इसीलिए ये दोनों कारण क्या है हमको समझना है। और यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो है इसे नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। अगला सवाल हमारे पास उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ इसके लिखाना चाहिए था, टाइप गलती हो चुका है। इसके मुख्य कार्यों को उल्लेख करना है, तो आप लोग थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उत्पादन का जो अर्थ है वो आगात या फिर कह सकते हैं इनपुट या आउटपुट के बदलने की प्रक्रिया से होती है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम उत्पादन के साधन या कारक हैं। उत्पादन इन साधनों के संयुक्त प्रयोग का क्या होता है, परिणाम होता है। उत्पादन के साधनों को आगत तथा उत्पादन की मात्रा को निर्गत की संज्ञा दी जाती है। उत्पादन फलन की एक दी की तकनीक के अंतर्गत आगतों तथा निर्गतों के संबंधों की क्या किया जाता है, यहाँ पर व्याख्या करता है। उत्पादन फलन के देखिए यहाँ पर 3 विशेषताएं हैं कि पहला क्या है, उत्पादन फलन जो होता है वो विभिन्न आगतों के सर्वोत्तम तथा अनुकूलम प्रयोग से निर्गत के अधिकतम स्तर को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। फिर अगला है यहाँ पर यह एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आगत और निर्गत के संबंध की व्याख्या करता है। फिर अगला हमारे पास उत्पादन फलन वर्तमान प्रौद्योगिक ज्ञान से क्या होता है, निर्धारित होता है। तो ये इसका हिंदी में आंसर हो गया। और यही सवाल देखिए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में आंसर, और थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा पीडीएफ में, तो आपको नीचे में भी आंसर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट डाउन करिएगा और ये इसका आंसर। अगला सवाल देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों की देखिए व्याख्या करिए। और ये जो सवाल है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस वीडियो बनाने से गले में देखिए थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल के रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है, जिस कारण मैं प्रॉपर वीडियो बनाने में थोड़ा सा असमर्थ रहता हूं, जिसके कारण आपसे बच्चों को प्रॉपर कंटेंट तो देखिए नहीं दे पा रहा हूं। तो जितना भी हो पा रहा है मेरे द्वारा देखिए आपसे बच्चों को होगा, तो एग्जाम से पहले सारा इंपॉर्टेंट करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बच्चों को 8
क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करूंगा, ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि 10 वीडियो आप सभी बच्चों को प्रोवाइड करने का। तो अगर आपको ये मेरी चेष्टा या कह सकते हैं मेहनत थोड़ी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, और मैं आशा करूंगा और भी इससे अच्छे बेटर कंटेंट आप सभी बच्चों के लिए बाकी जितने एग्जाम है वो सारे के सारे लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक फॉर आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए अपने।